उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, बोलो क्या? आकाश। सही पहचाना संदीप तुमने। वैसे बबीता, क्या तुम्हें पता है कि दूर से इतना शांत और खूबसूरत दिखने वाला ये आकाश हर पल कई छोटी बड़ी घटनाओं को जन्म देता रहता है? हाँ संदीप, अंतरिक्ष एक ऐसी दुनिया है जहाँ संभावनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, और इन संभावनाओं को जानना ही तो साइंटिफिक अप्रोच है। तो दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इतिहास में दर्ज ऐसी ही एक आकाशीय घटना के साथ। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है। हर आकाश गंगा की तरह ही इसका निर्माण भी अनगिनत तारों से मिलकर हुआ है। टिम टिम करते इन तारों के अंदर हर पल हलचल होती रहती है, लेकिन इतनी दूर होने की वजह से इन्हें साधारण आँखों से देख पाना मुमकिन नहीं होता है। कभी कभी इन तारों के अंदर होने वाले ये विस्फोट इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली रोशनी से पूरी आकाश गंगा जगमगा जाती है। विज्ञान की भाषा में तारों के अंदर होने वाले इस महाविस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1181 में मिल्की वे में एक ऐसे ही सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया गया था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था SN 1181। ये सुपरनोवा चीन और जापान के खगोल वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। SN 1181 इतिहास में दर्ज मिल्की वे के उन 8 सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में से एक है जो साधारण आँखों यानी नेकेड आई से देखी गई है। सच में संदीप, तारों में हुआ ये विस्फोट वाकई काफी बड़ा रहा होगा। हाँ, तभी तो ये सुपरनोवा कैसियोपिया नक्षत्र में रात के समय 185 दिन तक नजर आती रही थी। और इसके अलावा ये पहली ऐसी सुपरनोवा थी जिसके बारे में ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए गए थे। बबीता, सुपरनोवा वाकई एक अद्भुत खगोलीय घटना है, और जिस वक्त ये सुपरनोवा अपने चरम सीमा पर होते हैं, वो कभी कभी कुछ ही हफ्तों या महीनों में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं जितना हमारा सूरज अरबों सालों में करेगा। ये बात सच है दोस्तों कि ये नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे ग्रह के लिए खतरा भी बन सकती है, जिनकी संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। जिस तरह अंतरिक्ष में मौजूद ये तारे पूरे आकाश को रोशनी से भर देते हैं, उसी तरह हमारी धरती पर भी कुछ ऐसे सितारे होते हैं जिनकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती, और वो समय के साथ साथ लोगों के दिल पर हमेशा राज करते रहते हैं। मैं शायर बदनाम हो, मैं चला दोस्तों, ये आवाज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी पहचानी आवाज है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा की लेजेंड रहे किशोर कुमार एक ऑलराउंडर थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज का जादू इस इंडस्ट्री पर बिखेरा, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी सभी का दिल जीत लिया। सिंगर और एक्टर होने के अलावा किशोर दा जाने माने कंपोजर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। आज भी इनका संगीत कभी लोगों को गुदगुदाता नजर आता है, तो कभी उनके दुख को जाहिर करने का जरिया बन जाता है। आज ही के दिन 1929 में जन्मे इस कलाकार के माँ बाप ने इनका नाम रखा था आभास कुमार गांगुली, लेकिन मुंबई आने के बाद ये बन गए किशोर कुमार, और प्यार से लोगों ने इन्हें नाम दिया किशोरदा। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। वैसे इनकी जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा बहुत ही मशहूर है। कहते हैं किशोर दा की आवाज बचपन में बहुत ही खराब थी,
लेकिन एक बार इनकी उंगली पर चोट लगने के कारण ये कई दिनों तक जोर जोर से रोते रहे, जिसके बाद ही इनकी आवाज में फर्क सा आ गया। किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार पहले ही फिल्मों में अपना नाम बना चुके थे, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एंट्री ज्यादा मुश्किल नहीं रही और यहाँ आकर इन्होंने अपनी शुरुआत एक कोरस सिंगर के तौर पर की। हालांकि किशोर दा फिल्मों में बतौर अभिनेता नहीं बल्कि बतौर सिंगर ही अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई के कहने पर इन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। 1946 में आई फिल्म शिकारी में किशोर कुमार को पहला रोल मिला। इस वक्त इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। और 1948 में खेमचंद प्रकाश ने फिल्म जिद्दी के लिए इन्हें बतौर सिंगर हायर किया। छोटे सरकार, यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे करते क्या, देखते नहीं है गिर पड़े। और ये छोकरी ये भी गिर पड़ी। अबे गधे, और नहीं तो क्या, तू समझ दांत क्या दिखा रहा है? चल जा वो चिड़ी विड़ी ला। बहुत अच्छा, पर मैंने कहा एक बार गड्ढे में गिरकर फिर निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ। अरे चुप ले, पहले इसे निकाल। किशोर दा ने म्यूजिक में किसी भी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हर तरह की संगीत से हिंदी सिनेमा को अलंकृत किया। जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अब तक वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामन, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुँचती है। 1949 के बाद से किशोर दा पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए और कई फिल्मों में लीड रोल भी निभाए। वो अब तक एक सफल कलाकार के रूप में पहचान बना चुके थे, लेकिन उनका मन तो प्लेबैक सिंगिंग की राह तलाश रहा था। और किशोर कुमार के इस नायाब टैलेंट को सबसे ज्यादा पहचाना और निखारा मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब ने। किशोर कुमार इस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल को अपना गुरु मानते थे और इन्हीं की आवाज में गाया भी करते थे। इसीलिए बर्मन साहब ने किशोर को अपनी खुद की स्टाइल में गाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और गायकी में अपना एक अलग मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना, देवानंद, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के लिए कई सुपरहिट गाने गाए और फिल्मों में उनकी आवाज बन गए। इनमें से 1957 में आई फिल्म 9-2-11 का आँखों में क्या जी और 1958 में आई चलती का नाम गाड़ी का 5 रुपया 12 आना ने सभी को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ थोड़े। एक्टिंग में इंटरेस्ट न होने के बावजूद किशोर दा ने बहुत सी फिल्मों में रोल किए, लेकिन एक्टिंग में उनकी पहचान एक रोमांटिक हीरो के तौर पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। रोमांटिक हीरो ना सही, लेकिन किशोर जी की चुलबुली शख्सियत ने पर्दे पर अपनी पहचान एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में जरूर बना ली थी। चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन और हाफ टिकट उनकी ऐसी ही कुछ फिल्में हैं जिनमें उनकी एक्टिंग आज भी लोगों को हंसा कर पागल कर देती है। किशोर दा की प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छे ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन पर्दे पर नजर आते इस मस्त मौला इंसान को अपनी निजी जिंदगी में कई बार परेशानियों से दो चार होना पड़ा। 1960 में जब किशोर दा ने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला से शादी की, उस वक्त उनका पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो गया था। इन सब के बावजूद किशोर जी ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने दिया और इसी साल फिल्म प्रोडक्शन के दूसरे पहलुओं से जुड़ना शुरू हो गए। और इसका पहला रिजल्ट था 1961 में आई फिल्म झुमरू, जिसमें किशोर दा ने बतौर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम किया था। इसके अलावा इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिरिक्स और सभी गानों के कॉम्पोजिशन भी किशोर दा ने ही तैयार किए थे।
मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मधुबाला के साथ इनकी जिंदगी का तनाव भी बढ़ता ही जा रहा था और इसी बीच फरवरी 1969 में मधुबाला की मौत हो गई। 1969 में ही आई उनकी फिल्म आराधना के सुपरहिट गाने रूप तेरा मस्ताना के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। और आखिरी बार किशोरदा 1980 में आई फिल्म दूर वादियों में कहीं में नजर आए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 4 शादियां की थीं। 1986 किशोरदा के लिए काफी क्रिटिकल ईयर रहा क्योंकि इस वर्ष उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि वो कुछ समय बाद बेहतर महसूस करने लगे थे, लेकिन तब तक उनका रिकॉर्डिंग शेड्यूल काफी डिस्टर्ब हो चुका था। अब किशोर कुमार अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे थे और अपने बर्थ प्लेस खंडवा लौट जाना चाहते थे। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 1987 में उन्हें दोबारा से हार्ट अटैक आया और इस बार इनका दिल अपनी धड़कनों पर काबू नहीं रख पाया। और इसी के साथ ही हम सभी ने एक सच्चे कलाकार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आज भले ही किशोरदा हमारे बीच नहीं है और उनकी यादों में हम सभी की आंखें नम हैं, लेकिन उनकी आवाज अभी भी हमारे दिलों पर राज कर रही है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से उन्हें दिल से श्रद्धांजलि। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर पल भर में ये बना ये गिरा सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। Fear not for the future, weep not for the past। इसका मतलब है अपने आज में जियो। हाँ बबीता, बिल्कुल सही बात है ये। और जो लोग इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, उन्हें कभी किसी चीज के लिए पछतावा भी नहीं होता है। ऐसे लोग जिंदगी के हर पल को जीने में यकीन रखते हैं, फिर चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। अब हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये फलसफा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो किया। इन्हें जाने माने इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से गिना जाता है। लिरिक पोएट्स वो होते हैं जो अपनी पोएम्स में पर्सनल और इमोशनल इनपुट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पर्सी बिशी शैली 19वीं सदी के एक ऐसे ही पोएट थे जिनकी पोएम्स और पॉलिटिकल व सोशल व्यूज में वैरायटी होने के बावजूद जीते जी कभी भी शोहरत नहीं मिली। और जब वो इस दुनिया से चले गए तब उनकी कीमत लोगों को समझ में आई। शैली अपने समय के विजनरी पोएट्स और राइटर्स लॉर्ड बायरन, ली हंट और थॉमस लव पिकॉक के ग्रुप में से एक थे। शैली का जन्म आज के ही दिन 1792 में इंग्लैंड में हुआ था। और वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अपनी पूरी एजुकेशन के दौरान शैली एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे। सभी ने उनकी परफॉर्मेंस को पुअर और डिसअपॉइंटिंग ही माना। सन 1810 में शैली यूनिवर्सिटी कॉलेज से मैट्रिकुलेशन कर रहे थे और इसी वर्ष इनका पहला नॉवेल ज़ास्त्रोज़ी पब्लिश हुआ। ज़ास्त्रोज़ी एक गॉथिक नॉवेल था जिसमें उन्होंने रोमांस और हॉरर को एक साथ पेश किया था। इस नॉवेल में उनकी आइडियलिज्म और फिलॉसफी को देखकर सभी नाराज हुए। इसके तुरंत बाद उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म नाम से एक किताब पब्लिश की, जिसका मतलब था नास्तिकता की आवश्यकता, जिसे पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड ने उन्हें इस किताब से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा। पर शैली कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नतीजतन 25 मार्च 1811 को उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। शैली की इस सोच ने सिर्फ कॉलेज से ही उन्हें दूर नहीं किया, बल्कि उनके पिता भी उनसे अलग हो गए। इस घटना के बाद शैली 16 वर्ष की हैरियट वेस्टब्रूक के साथ स्कॉटलैंड आ गए और कुछ ही समय में दोनों ने शादी कर ली।
अगले 3 सालों में शैली ने नास्तिक पत्रकार विलियम गॉडविन के साथ कई बार लंदन की यात्राएं की और इसी बीच वो गॉडविन की बेटी मैरी गॉडविन के साथ इन्वॉल्व होते गए। 28 जुलाई 1814 को मैरी गॉडविन से शादी कर ली। इसके बाद शैली ने अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखा और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स से काफी अट्रैक्ट हुए, जिसका असर दिखाई दिया 1816 में पब्लिश हुए अलास्टोर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड और 1817 में छपे नॉवेल हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स टूर पर। लॉर्ड बायरन के साथ उनकी दोस्ती आखिरी समय तक रही और शायद इनसे मिलने के बाद ही सही मायनों में शैली की पोएट्री में इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की शुरुआत हुई। The fountains mingle with the river and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a law divine. In one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth, if thou kiss not me? इस दोस्ती से मिली शुरुआती सफलता के बाद शैली ने लाउन और सिथना जैसी लंबी पोएम्स भी लिखी, जिनमें एक बार फिर से उनके एथियस्टिक व्यूज यानी नास्तिक नजरिए दिखाई दिए। इन विचारों की वजह से पोएम की ओरिजिनल कॉपीज बाजार से हटा दी गई और 1818 में रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नाम से इनका एडिटेड वर्जन फिर से पब्लिश हुआ। अब शैली अपनी पत्नी के साथ इटली आ गए, जहां लॉर्ड बायरन पहले से ही मौजूद थे। बायरन ने शैली को एक बार फिर से लिखने के लिए इंस्पायर किया, जिसके बाद शैली की कल्पना ने उन्हें 19वीं सदी की बेस्ट पोएम लिखने की राह दिखाई। इनमें से एक ट्रेजेडी पोएम द सेंसी थी और बाकी की 2 द मास्क ऑफ अनार्की और मैन ऑफ इंग्लैंड पॉलिटिकल थीम पर बेस्ड थी। इस दौर में शैली को सबसे बड़ी सफलता उनके ऐसे द फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म से मिली। अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की मैगजीन शुरू करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 8 जुलाई 1822 को उनकी बोट बे ऑफ स्पेजिया में फंस गई और नाव में मौजूद सारे लोग पानी में डूबकर मर गए। पानी में तैरती शैली की बॉडी के कोट में से कीट्स की पोएम्स के कुछ वॉल्यूम्स मिले थे, जिसका राज किसी को भी पता नहीं चला और उनकी मौत एक हादसा बनकर रह गई। 30 साल से भी कम उम्र में उन्होंने जो लिखा वो एक असाधारण प्रतिभा की पहचान है, क्योंकि इस उम्र से तो लोगों की सोच डेवलप होती है, जबकि शैली ने तो इसके पहले ही लोगों को अपनी दूरदर्शी सोच का कायल बना दिया था। आज शैली की जयंती पर हमारी पूरी टीम उन्हें और उनकी इमेजिनेशन पावर को सैल्यूट कर रही है। वैसे बबीता, स्पोर्ट्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? स्पोर्ट्स डिपेंड करता है कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन खेल चाहे जो भी हो हमेशा मजेदार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खेल की इस दुनिया में कब कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ दे पहले से कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ संदीप, हॉकी भी ऐसे ही मजेदार खेलों में से एक है, जिसे खेलने वाले तो एंजॉय करते ही हैं, साथ ही में देखने वालों के लिए भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होता है। और ये हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट भी है। इंडियन हॉकी टीम में अब तक कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने हॉकी के साथ साथ देश को भी सम्मानित किया है। जी हाँ दोस्तों, उद्धम सिंह कुल्लर भारतीय टीम के ऐसे ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। उद्धम लेस्ली क्लॉडियस के बाद इतिहास के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। हॉकी के मैदान पर हाफ बैक पर उद्धम की पकड़ बहुत ही मजबूत थी, लेकिन इसके अलावा वो लेफ्ट इनसाइड, राइट इनसाइड, सेंटर फॉरवर्ड और सेंटर हाफ पोजीशंस के भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उद्धम का जन्म आज ही के दिन यानी 4 अगस्त 1928 में पंजाब के जालंधर के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1947 में इन्हें अपनी कॉलेज हॉकी टीम का कप्तान चुना गया और इसी साल पंजाब पुलिस में भी इनका सिलेक्शन हो गया।
18 महीनों तक पंजाब पुलिस के लिए काम करने के बाद इन्होंने इंडियन हॉकी को विश्व में पहचान दिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। 1954 में उद्धम जी को पंजाब की नेशनल हॉकी टीम का कैप्टन चुना गया था। वो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स के दौरान इंडिया की नेशनल टीम का ही एक हिस्सा थे। इस वक्त भारतीय टीम के कैप्टन के.डी. सिंह बाबू ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए टीम की कमान अपने हाथों में रखी थी। और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में टीम ने इतिहास का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद उद्धम सिंह जी 1960 के रोम ओलंपिक और अपने चौथे व आखिरी ओलंपिक 1964 के टोक्यो ओलंपिक में इंडियन टीम के साथ शामिल हुए। इस मुकाबले में उद्धम सिंह की परफॉर्मेंस सबसे अलग और काबिले तारीफ थी। 1955 में शुरू होने वाले वॉर्सो टूर और 1959 के ईस्ट अफ्रीका टूर में उद्धम सिंह जी का नाम इंडियन हॉकी फेडरेशन टीम के कप्तान के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने खेलने के साथ साथ युवा पीढ़ी को इस खेल के कई गुण भी सिखाए। इसीलिए उन्होंने काफी समय तक नेशनल हॉकी टीम के कोच की जिम्मेदारी भी निभाई। अपने रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने लंबे समय तक नए और उभरते चेहरों को इंडियन हॉकी में शामिल करके टीम को आगे बढ़ाने में मदद की। हॉकी में उनके अतुलनीय योगदानों को देखते हुए वर्ष 1965 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। सच में बबीता, उद्धम सिंह जी हॉकी के एक जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं और देश के लिए खेलने वाले ये खिलाड़ी किसी अवार्ड के नहीं बल्कि हम सबके प्यार को पाने की इच्छा रखते हैं। हाँ दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए हमारा प्यार ही तो बताता है कि देश में उनकी पहचान क्या है। इसीलिए आज हमारी पूरी टीम इस महान खिलाड़ी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है। सिनेमा, साहित्य और खेल की दुनिया के बाद आइए बात करते हैं एक ऐसे म्यूजिशियन के बारे में जिन्हें ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जैज म्यूजिशियन भी कहा जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने कभी भी म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी जैज म्यूजिशियन के तौर पर वो दूसरे म्यूजिशियंस के लिए इंस्पिरेशन बन गए। उनके बड़े व चौड़े मुंह के कारण उनके साथी उन्हें सैकमो या स्टैगल माउथ कहकर बुलाते थे। लुइस का जन्म 4 अगस्त 1901 को न्यू ऑरलिन्स के एक छोटे से शहर में हुआ था। इनका बचपन बेहद ही विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरा था और शायद इसी से बाहर आने के लिए उन्होंने म्यूजिक का साथ लिया। लुइस के जन्म के बाद ही इनके पिता ने फैमिली को छोड़ दिया था, जिस कारण माँ को बच्चों का पेट भरने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में काम भी करना पड़ा। इसी दौरान 1913 में उनके साथ हुए गन हादसे के बाद लुइस ने इस गरीबी से पूरी तरह बाहर निकलने का निश्चय किया। लुइस ने अपना पेट भरने के लिए कोई ईमानदारी की नौकरी करनी चाहिए। रात के वक्त लुइस एक बार में पहुँचे। यहाँ पर जैज बैंड के उनके फेवरेट म्यूजिशियन जो किंग ओलिवर किड ओरी बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे थे। लुइस बड़े ही ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। इसी बीच ओलिवर ने इस ब्लैक बॉय की तरफ देखा और पता नहीं क्या सोचकर उनके मेंटर यानी मार्गदर्शक बन गए। इसी समय लुइस के मेंटर ओलिवर ने किड ओरी का साथ छोड़ दिया और शिकागो चले गए। अब लुइस ने इस मौके का इस्तेमाल अपने भविष्य को संवारने के लिए किया। उन्होंने तुरंत ही ओलिवर की खाली जगह ले ली और ओरी के साथ परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 3 साल बाद लुइस की पॉपुलैरिटी और बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए ओलिवर ने उन्हें अपने क्रियोल जैज बैंड को ज्वाइन करने के लिए कहा। और यही वो जगह थी जहां लुइस की मुलाकात बैंड की पियानिस्ट लिलियन हार्डन से हुई और बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। मिड 1920s के दौरान लुइस के सितारे काफी बुलंद थे। इसी बीच इन्होंने अपना बैंड हॉट 5 बनाया और अपने ही कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1929 तक लुइस जैज के बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनके टूरिंग बैंड ने यूएस के साथ साथ पूरे यूरोप में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। 1950 के बाद इन्होंने बिंग क्रॉस्बी, लुइस जॉर्डन, एला फिट्जजेरल्ड और ऑस्कर पीटरसन जैसे कई फेमस सिंगर्स के साथ रिकॉर्डिंग्स की, जिनके साथ लुइस ने मैक द नाइफ, हेलो डॉली और व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड जैसी अपने करियर की कई हिट परफॉर्मेंसेस दी। Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking
it's swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing. 1971 में हुई लुइस की मौत के साथ हमने जैज के एक बहुत बड़े मास्टर को खो दिया। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग को उनकी मौत के बाद यानी 1972 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनकी रिकॉर्डिंग्स को ग्रैमी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो आज उनके जन्म दिवस के इस खास मौके पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उनकी खास परफॉर्मेंस के साथ लुइस को श्रद्धांजलि दे रही है। I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. तो अब संदीप और बबीता को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।